अपनी स्ट्रेटजी बताइए, आपने विशेष क्या किया? पेपर 2 के लिए मुझे जो बेस्ट एजुकेटर लगे वो राघव वधवा सर लगे। नोट्स ऐसे हैं, मतलब आसान भाषा में आसानी से समझने लायक है, कैसे हाँ, हैं? ऐसे बच्चे जिनका थोड़ा बेस क्लियर है वो उन नोट्स को रेफर कर सकते हैं। थियोरटिकल के लिए आप जो मास्टर्स की बुक है उनको उठा सकते हैं। जो मास्टर्स का सिलेबस है मोस्टली वही सिलेबस आपको यूजीसी नेट का भी मिल जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षाओं में लगभग अब 2 महीने का समय शेष है। ऐसे में हमें लगता है कि अब परीक्षा की रणनीति आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे आप ज़्यादा आसानी से कर पाएँ। और उसके लिए बात करने का जो सबसे बेहतर व्यक्ति हो सकता है, जिसने हाल फिलहाल में ये एग्जाम क्रैक किया हो, मतलब दिसंबर 2025 का। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए ईसा जी हैं। स्वागत है ईसा आपका। आपका विषय कॉमर्स है, तो हम कॉमर्स को लेकर ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय दे देता हूँ। आप मुख्यतः हमीरपुर जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से हैं, और अभी आप वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला सेंटर, जो वहाँ पे मुख्यतः यूनिवर्सिटी अभी है, वहाँ से आप कॉमर्स विभाग में पीएचडी कर रही हैं। ईसा, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, क्योंकि आपका जैसे अगर कॉमर्स के सिलेबस की बात करें, मोटा मोटी उनसे 4-5 भाग में बांट सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, या न्यूमेरिकल्स आता है, या लीगल एस्पेक्ट्स बिजनेस के हैं, वो आता है। तो आप मुझे बारी बारी इसके थोड़ा स्ट्रेटजी में बताइए, कैसे बच्चे तैयारी कर सकें। ठीक है। जो कॉमर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है मेनली। एक पार्ट जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है और एक जो होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसमें जो मेनली जो जिन सब्जेक्ट से बोले जाए क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और बाकी जो सेक्शंस हो गए या एक्ट हो गए वो बच्चों को याद करने पड़ते हैं, वो आ जाते हैं आपके लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस हो गया, ठीक है। और बाकी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया वो आ गया आपका इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सारे जितने भी यूनिट्स बचती हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट में आती हैं। तो मुझे लगता है कि जब कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है तो वो मैक्सिमम इवन जो बच्चे हैं वो फोकस देते हैं थ्योरेटिकल वाली साइड पे, बट बच्चों को दोनों साइड पे फोकस करके चलना पड़ता है, अदरवाइज आप 1 या 2 नंबर से जेआरएफ से रह जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे अकाउंटिंग का आप बात कर रही हैं ना, या थ्योरेटिकल जो बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पर थोड़ा सा बात करिए, कैसे उसको पढ़ा जाए, कहाँ से पढ़ सकते हैं? थ्योरेटिकल के लिए आप जो मास्टर्स की बुक है उनको उठा सकते हैं। जो मास्टर का सिलेबस है मोस्टली वही सिलेबस आपको यूजीसी नेट का भी मिल जाएगा पेपर 2 के लिए। और दूसरी बात, अगर जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता है उनको तो सबसे पहले वो बुक्स को ही रेफर करना चाहिए। आप बुक्स बता सकते हैं कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो तैयारी को लेकर आती हूँ? मुझे लगता है कि नॉर्मल जो आपके सिलेबस की भी बुक्स है, जैसे मास्टर्स में अगर किसी भी बच्चे ने जो उसका सिलेबस पढ़ा होगा वो भी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। उससे आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक्चुअल में यूजीसी नेट में वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए जो मुझे मेरे अकॉर्डिंगली अच्छी ऐप लगी वो थी टेक्स्ट बुक। उसमें सब्सक्रिप्शन आई थिंक कम ही होता है, तो आप वो परचेज कर सकते हैं, आई थिंक 500 to 600। और उसको परचेज करके आप अनलिमिटेड जो है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट हो जाता है। ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट का हो गया। जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आ रहे हैं उसको क्या करना है? न्यूमेरिकल पार्ट्स के लिए मैं बोलूँगी जैसे यूट्यूब पे वीडियोस डाली होती हैं कि टीचर्स ने कि अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चंस है वो डाले होंगे उन्होंने, या फाइनेंस के जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं उनकी वीडियोस डाली होंगी। तो मैं ये बोलूँगी कि ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट, कि आप उनको ट्राई करें कि यूट्यूब की वीडियो देख के आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद टेस्ट कुछ टीचर्स जो आपने लगता हो अगर आपको ध्यान में आ रहे हो? हाँ, पेपर 2 के लिए मुझे जो बेस्ट एजुकेटर लगे जो विदाउट फिल्टर पढ़ाते हैं, और मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ अब इतनी वीडियो आपने देख ली, अब नेक्स्ट की वीडियो हमारी ऐप में देखना। हाँ, मतलब आधे घंटे की वीडियो में 5 मिनट काम का हो, ऐसा ना हो। बिल्कुल, जो ढंग से बताते हैं। जी, तो मुझे वो राघव वधवा सर लगे जी। वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, तो उनकी जो फ्री की जो वीडियोस है वो यूट्यूब चैनल पे और अनअकैडमी दोनों पे आपको मिल जाएंगी, और मुझे वो मोर देन सफिशिएंट लगी अपना सिलेबस कवर करने के लिए। मैं नोट्स से कुछ जानना चाहूँगा, ऐसा कुछ नोट्स अवेलेबल हैं जिससे बच्चे पढ़ सकें, किसी कोचिंग के हों या कुछ यूट्यूब पर दे रहे हों, या
बाकी अन्य नोट्स हो आपकी जानकारी में कुछ? मैं ये बोलूंगी कि जो राघव सर हैं, अगर उनका टेलीग्राम चैनल जो है वो हाँ। राघव वधवा के नाम से है, अच्छा। अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो आपको नोट्स भी वहाँ पे फ्री में जो है वो मिल जाएंगे, क्योंकि वो पीडीएफ फॉर्मेट में देते जी। हैं। तो आप उसका प्रिंट आउट निकालो और हार्ड कॉपी लेके आप उनको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। नोट्स ऐसे हैं मतलब आसान भाषा में, आसानी से समझने लायक हैं, कैसे हैं हाँ मतलब बिल्कुल क्रिस्प। ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल क्रिस्प से नोट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल बेस से जाना है तब तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। बट ऐसे बच्चे जिनका थोड़ा बेस क्लियर है वो उन नोट्स को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम पे जैसे क्विज वगैरह भी चलाते हैं क्या, वैसे कुछ हाँ चैनल है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो टेलीग्राम पे बच्चे देखते हैं क्विज, फिर उसको टिक जी। करते हैं, उससे बेटर है कि आप 1 घंटा लगा के वो टेक्स्ट बुक ऐप में ही अपनी प्रैक्टिस कर लो, जी। वो ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि टेक्स्ट बुक ऐप में जब आप एक्चुअली में मॉक टेस्ट देते हो ना, फिर उसके बाद आप उसके एनालिसिस में जाते हो तो आपको सॉल्यूशन भी मिलता है साथ में कि आपने कौन सा ऑप्शन गलत किया और कौन सा ऑप्शन जो था वो सही था। ठीक है। हम प्रैक्टिस की बात कर रहे थे अभी, तो प्रैक्टिस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है PYQ, उनका क्या महत्व है, क्या जो इम्पोर्टेंट है उन्हें सॉल्व करना चाहिए? बिल्कुल। जब हम घर बनाते हैं और नींव रखते हैं तो वैसे ही PYQ है, जी। वो आपकी इस जो जर्नी है उसकी एक नींव है। तो हाँ। PYQs जो है वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैंने मतलब कुछ बच्चों को ये देखा है कि वो सॉल्व तो कर रहे हैं PYQ कि हमने PYQ कर लिए, बट वो समझते नहीं है कि ये मैंने PYQ अटेम्प्ट किया तो एक्चुअल में इसका आंसर ये था, तो इसका आंसर ये क्यों था। आपको उसके साथ साथ जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं उनको भी स्टडी करना है कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल। क्या रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन कॉमर्स में, ऐसा हाँ कुछ? बिल्कुल, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और मुझे जो खासकर दिखे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हुए दिखे। ठीक है। तो बट मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रट्टा मारना शुरू कर देना है। हमने समझ के करना है, क्योंकि जब एग्जाम का प्रेशर होता है और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो ना, तो उससे वो आप भूल जाते हो जो आपने रट्टे मारे होते हैं। तो फोकस ये रखना कि आप समझ के उन PYQs को करें। ठीक बात है। मैं विशेषतः इस बात पे बात करूंगा कि चूंकि आप जैसे हमीरपुर से हो या हिमाचल से हो, हिमाचल एक रिमोट एरिया है इस दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, तो यहाँ क्या कठिनाइयाँ आती हैं एक तो बच्चों को, उस पर आप अपने नजरिए से थोड़ा बात करें। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक्सपोजर की कमी होती है, आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। बट जैसे जैसे इंटरनेट आया हुआ है ग्लोबली, हम देख रहे हैं कि मेजर चेंजेस आए हैं। तो जो रिमोट एरियाज है उस पे मैं बोलना चाहूँगी कि एक मेजर इम्पैक्ट आया हुआ है, क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर अब बढ़ चुका है। रही मेरी बात, तो मुझे भी इंटरनेट के थ्रू ही इस UGC नेट के बारे में पता लगा था और उसके बाद ही मैंने अपनी प्रिपरेशन करना शुरू किया था। ठीक है। अब एक विशेष बात, आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए, आपने विशेष क्या किया? क्योंकि आपने पहले भी एक बार नेट का एग्जाम दिया तो आपका नेट हुआ था, फिर JRF हुआ, तो इस बार आपने विशेष क्या किया जिससे आपको लगता है कि JRF हुआ और सबको जानना चाहिए, स्ट्रेटजी आप शेयर करना चाहिए, अपनी रणनीति खुद की क्या थी? हाँ बिल्कुल। जब मेरी रिस्पॉन्स शीट एक्चुअल में आई थी, मैंने उसको ध्यान से देखा कि मेरी गलतियां कहाँ पे हुई हैं। मेरी स्ट्रेटेजी पहले ये होती थी कि क्यों ना मैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे अपना कंसंट्रेशन रखूं, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपका ज्यादा आता था। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें 10-15 क्वेश्चन आते थे। तो मुझे लगा क्यों ना मैं थ्योरेटिकल जो पार्ट्स है, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं थ्योरेटिकल वाले, उनको स्टडी करती हूँ। बट जब मैंने रिस्पॉन्स शीट देखी तो थोड़ा धक्का लगा कि ये तो न्यूमेरिकल पार्ट की वजह से मेरा JRF रुक रहा है। तो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये सोच लिया था कि मेरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मुझे बेसिक क्लियर हो चुका है, उसके मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, तो मुझे अब न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करना है। तो जितना भी टाइम मेरे पास उसके बाद बचा था रिजल्ट आने के बाद में, तो मैंने सारा जो ध्यान है वो न्यूमेरिकल पार्ट पे रखा। साइड बाय साइड में ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल को छोड़ते हुए गई, मैंने थ्योरेटिकल भी साथ साथ में जो है वो चलाए रखा। तो यही हुआ जब दिसंबर 2025 का एग्जाम हुआ, तो उसमें कॉम्बिनेशन में पेपर आया था, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। और मैं ये बोलूंगी कि हाँ, न्यूमेरिकल जो पोर्शन मैंने अटेम्प्ट किया था उसकी वजह से JRF हो गया। मतलब ये है कि आपको पूरा सिलेबस ध्यान अच्छे से रखना है, बिल्कुल, कुछ भी भाग आप छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक बात। कुछ अपनी तरफ से सुझाव आप इस बार जो बच्चे एग्जाम दे 2026 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहें जो उनको करना चाहिए? सबसे पहली बात,
थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आपको समझ के करना है। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको उनको प्रैक्टिस करनी है। और बाकी जैसे सेक्शंस की बात की मैंने या एक्ट की बात की, आपको वो याद रखने पड़ेंगे। आपकी जो मेमोराइजेशन वाली स्किल है वो ज़्यादा होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। और दूसरी बात, अगर आपका बेसिक क्लियर है मास्टर लेवल से ही, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो मॉक टेस्ट देने के लिए। और अगर आपका वो बेसिक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप बुक्स उठाइए, या यूट्यूब पे मैराथन्स चली होती हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। आप उनको देखिए, थोड़ी बहुत बुक्स पढ़िए और उसके बाद मॉक टेस्ट की तरफ जाइए। डायरेक्टली मॉक टेस्ट की तरफ जाना भी एक डेंजर का साइन है। ठीक बात है, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि बेसिक बहुत जरूरी है कि बेसिक आपका क्लियर हो पहले से, तो आप एग्जाम दे तैयारी करें, मॉक टेस्ट वगैरह दें। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि क्या कॉमर्स जैसे विषय में लैंग्वेज का भी कोई बाधा बनती है, हिंदी इंग्लिश के चक्कर, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश आई थिंक अब नॉर्मल हो गया है, तो कॉम्प्रिहेंशन में ही इंग्लिश आती है और उतना सा तो कोई भी कर लेता है जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से बात की, शुक्रिया।